हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका फाइनल एग्ज़ाम, तो आपके सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए ये हम एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। लेकिन इसको करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, यानी कि जो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ना, इस पैटर्न पर ही आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इस बार का फाइनल एग्जाम का, इसी पैटर्न पर बेस्ड आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आप इस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप सबसे पहले चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो पूरा का पूरा, एंड इसके बाद इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा खंड क का है। खंड क में यानी कि सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो पेपर होगा ना फाइनल एग्जाम का एसएसटी का, उसमें भी खंड क में जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सारे एमसीक्यू ही होंगे, और सारे ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपको पता होगा कि जो टीपू सुल्तान है इसको शेर ए मैसूर कहा जाता था, ठीक है। यानी कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक रसायन फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो देखो 12 वर्ष का लड़का है वो, ठीक है। तो 12 वर्ष के लड़के से काम करवाना इलीगल है, तो इसीलिए जो समीर है उसका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, ये वाला अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, ये वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण है। साझा संपत्ति का उदाहरण पूछा है, तो देखो सार्वजनिक पार्क जो है ये हमारा हो जाएगा साझा संपत्ति का उदाहरण, क्योंकि सार्वजनिक पार्क में कोई भी इंसान चाहे तो वो जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये किसी एक इंसान का नहीं होता, सार्वजनिक पार्क ये सबका होता है, तो इसीलिए यही हमारा साझा संपत्ति का उदाहरण है। अभी हम इंग्लिश मीडियम में भी देखने वाले हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अभी मैं आपको आगे इंग्लिश मीडियम में भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो देखो राज्यसभा में कुल 233 जो सदस्य होते हैं ना उनका निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं, कुल जो मेंबर होते हैं वो 250 होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है तो वो हमारा 233 आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई जम्मू व कश्मीर, ये गलत है, रानी लक्ष्मीबाई जम्मू कश्मीर की थोड़ी थी, ठीक है, वो तो झांसी की थी। रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़, ये बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि बी वाला जो है ये मिलान सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। तो देखो क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता है कि इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। दूसरा है कि भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, पटसन को, ठीक है। और पटसन का भारत और बांग्लादेश अग्रणी उत्पादक देश हैं, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये पब्लिक पार्क ये वाला करेक्ट था, एंड फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट था, ये इनकरेक्ट है, यानी कि 233। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का भी हमारा इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन का हमारा जूट, तो जूट हमारा ये रहा बी वाले ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद हमारा है
6th के बाद 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि शिक्षा को लेकर टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसे हो जहां बच्चे खुश रह सके, मुक्त व रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उनके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करता है। तो देखो ये जो हमारा है ना, ये विचार भय मुक्त विद्यालय और रचनाशील विद्यालय की व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करता है। यानी कि जो टैगोर जी थे ना, उनका मानना था कि जो विद्यालय हो बच्चों के लिए वो भय मुक्त हो और रचनाशील हो। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें फर्स्ट और सेकंड ये रहा बी ऑप्शन में केवल 1 व 2, यानी कि 7th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। काल्पनिक विद्यालय ये वाला इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल पार्टीशन कब हुआ था हमारा 1905, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम। ठीक है, ये नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं है, ठीक है, निजी क्षेत्र के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है। तो इसमें देखो ये वाला हमारा सही है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या ये होता है जन्म दर। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, जो 7th क्वेश्चन था ना हमारा, इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट था। एंड इसके बाद 8th क्वेश्चन का हमारा कौन सा करेक्ट था, द प्राइम मिनिस्टर। 9th क्वेश्चन का 1905, 10th क्वेश्चन का हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एंड इसके बाद 11th क्वेश्चन का इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, सी ऑप्शन। एंड 12th क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही है। तो देखो यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है, बिल्कुल सही है। एंड यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर तटस्थ है। तो क्या ये हमारा सही है? ये सही नहीं है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध मानता है एवं आरोपियों के लिए दंड का विधान भी करता है, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, इसीलिए ये रहा डी ऑप्शन में केवल 1 व 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितनी है। तो 34 है। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें संकल्पना और कारण था। जल का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। पीने योग्य जल की उपलब्धता काफी कम है, ये भी सही है। और ये कारण अभिकथन यानी संकल्पना है, यानी कि ये कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना का सही व्याख्या है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखो इंग्लिश मीडियम में भी जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट था। एंड 14th क्वेश्चन का 34, इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है खंड ख यानी कि सेक्शन बी सेकंड क्वेश्चन से। तो इसमें सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो इसमें बोला है जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। अब इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, तो दोनों में से आपको कोई एक एग्जाम में करना है। अगर आपका भी इस तरह से आएगा तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। पहले में जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये वाला देखो वन संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। दोनों का आंसर देखो किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा कि
भूमिगत जल को पुनः पूरित करने के लिए वन एवं अन्य वनस्पति आवरण, इसके अलावा स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर मैंने लिखे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट भी याद है इस क्वेश्चन के आंसर में, तो जरूरी नहीं है कि यही दोनों लिखेंगे तो आंसर सही माना जाएगा। कोई और आंसर भी आप लिख सकते हो, बस वो आंसर सही होना चाहिए। ठीक है। एंड इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हमारा ये रहा। एक तो पौधारोपण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वन महोत्सव जैसे उपायों को प्रोत्साहन। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन बोला है प्लासी के युद्ध के दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो प्लासी का जो युद्ध था उसका दूरगामी प्रभाव क्या हुआ था, उसका वर्णन करने को हमें बोला गया है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे हम। ये हमारा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए 2 पॉइंट्स ही हमें लिखने हैं। कंपनी की पहली बड़ी जीत, एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि बंगाल पर बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनी को होने वाले फायदे में बढ़ोतरी हुई। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया। अब इसके भी आंसर में जरूरी नहीं है कि यही दोनों पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। कोई और पॉइंट अगर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, बस आंसर आपका रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक हैं। तो हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक है, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन। तो ये 2 पॉइंट हमने लिख दिया क्योंकि ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके भी आंसर में कोई और आप रिलेटेबल आंसर लिख सकते हो। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो मैं यहां पर आंसर दिखा रहा हूं ना, जरूरी है कि यही सारे आंसर आप लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके अदर भी आंसर हो सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी देखो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है अगर इस तरह से आएगा तो। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन में बोला है भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मैकाले के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हमें जो मैकाले था उसका विचार क्या था शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और इस वाले क्वेश्चन में कि जो महात्मा गांधी थे उनका क्या विचार था शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो दोनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो गांधी जी का देखो, शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। एंड दूसरा पॉइंट में लिख देंगे शिक्षा रोजगार परक होना चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिससे कि जो भारत के नागरिक है उनको रोजगार मिल सके। ठीक है। एंड इसके बाद मैकाले का क्या विचार था, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में ये हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर जोर दिया था मैकाले ने। एंड प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न देना, ये विचार था मैकाले का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर खंड ग यानी सेक्शन सी शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको 3 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। तो देखो घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी अथवा में दिया है भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन, एंड इसमें घरेलू हिंसा कानून जो था 2005 उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे ये हमें इसमें बताना था। ठीक है। तो देखो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट हमारा हो जाएगा कि घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करता है। फोर्थ ये हो जाएगा बहुत सारी पत्नियों, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, आपको कोई 3 ही लिखने हैं क्योंकि ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है। एंड इसके बाद इसमें जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर देखो इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा पूरा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या पूछा था कि भारत में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो किस तरह से, यानी कि कानून किस तरह से बनता है, किसी भी कानून को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया
पूरी करनी होती है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा। एंड थर्ड ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के पास विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा कीजिए। इसमें भी अथवा में है अहिंसा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा का आंसर देखो ये हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बनी स्थिति। थर्ड हो जाएगा कैबिनेट मिशन की विफलता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा हमारा, प्रतिफल की मामूली से भी इच्छा किए बगैर अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। एंड सेकंड है किसी के प्रति दुर्भावना का अभाव। एंड इसके बाद इसका थर्ड हमारा पॉइंट ये हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता। तो ये हमारा आंसर था अहिंसा को लेकर गांधी जी के विचार का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से खंड घ सेक्शन डी शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस 5-5 नंबर वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 5 नंबर दिलाएगा। ठीक है, अगर पूरा आंसर सही हुआ तो देखो किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, 5 कारण लिखने को बोला है। तो किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके 5 कारण ये, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए, एंड देश की बुनियादी संरचना को उन्माद से बचाने के लिए। ये 5 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट्स हैं याद तो वो भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही 5 पॉइंट्स लिखोगे तो आपके आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें भी अथवा में है, इस्पात को प्रायः उद्योगों का गेरुदंड क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। और अथवा वाला है कि औद्योगिक विपदा को रोकने हेतु कुछ उपाय बताइए। तो देखो दोनों के आंसर हमारे यहां पर इस तरह से हो जाएंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये पूरा है आंसर। एंड सेकंड पॉइंट में ये आंसर, थर्ड पॉइंट में ये। अब ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए 5 पॉइंट्स तो आपको कम से कम लिखने पड़ेंगे पूरे 5 नंबर के लिए। ये रहा फोर्थ पॉइंट, ये रहा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसके ये रहे 3 पॉइंट्स एंड बाकी के 2 पॉइंट्स इसके ये रहे। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखो ये सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। आंसर मैंने हालांकि इनका हिंदी मीडियम में बताया है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 8 और 9। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा सेक्शन ई शुरू हो जाता है और इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। ठीक है, ये देखो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। हर एक गद्यांश आपका 4 नंबर का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1-1 नंबर का एंड ये थर्ड वाला 2 नंबर का है। तो गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इसी तरह से आपके भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेगा, आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, इसी टाइप के आपके भी आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि पूर्वाग्रह क्या है। तो देखो पूर्वाग्रह क्या है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन था कि पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं। तो पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा कि लोगों का भिन्न होना और इस कारण अपनी नकारात्मक राय बना लेना। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन ये रहा, विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है, कथन की परख कीजिए। तो देखो ये रहा हमारा इसका आंसर, ये पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी ये गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश को पढ़ के यहाँ पर देखो ये 3 क्वेश्चंस है, इनके आंसर करने हैं। पर्यावरण का क्या अर्थ है, तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा, पर्यावरण का क्या अर्थ है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। एंड
सेकंड क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सड़क, स्कूल, पुल या फिर इसके अलावा बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है। थर्ड था प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो जीवीय एवं अजीवीय में अंतर, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ये पूरा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें ये एक गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना एसएसटी का, उसमें 4 गद्यांश वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा गद्यांश है। अब इसके क्वेश्चंस देखो। सबसे पहला हमारा इसका ये रहा क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का खर्च अधिक क्यों हो गया। तो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा कि औरंगजेब के दक्कन में लंबी लड़ाई के कारण। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता क्यों समाप्त होने लगी। तो इसका आंसर ये हो गया, उत्तराधिकारियों का कमजोर होना और साथ ही मनसबदारों का शक्तिशाली होना। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था, कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा इसका आंसर है, थोड़ा बड़ा है, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि 4 आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से ये हमारा चौथा है। इसको भी पढ़ना है एंड इसके आधार पर देखो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के पूर्व स्थापित किसी एक इस्पात कारखाने का नाम लिखिए। तो ये हमारा जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि टिस्को। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि जमशेदपुर इस्पात उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में है। तो ये आपको पता होगा कि जमशेदपुर इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ है, झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारा निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो कोई 2 विशेषताएं यहाँ पर हो जाएंगी हमारी कि निजी स्वामित्व वाले उद्योगों के परिसंपत्तियों पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है एंड सेकंड मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ना आपका मानचित्र वाला है। इसमें देखो दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, ये 4 हो गए। इसके अलावा 5वां आपका ये रहा अलीगढ़ और छठा झांसी। तो इनमें से आपको कोई 5, यहां पर देखो किन्हीं 5 स्थानों को जो आपको मानचित्र दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड, उस मानचित्र में आपको दिखाना पड़ेगा। 6 दिए हैं, 6 में से कोई 5 को ही दिखाना है क्योंकि आपका मानचित्र 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। यहां पर इस पेपर में मानचित्र नहीं है, नहीं तो मैं आपको भर के भी दिखा देता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा पेपर सॉल्व। टोटल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपने इस पेपर को देखकर आइडिया लगा लिया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।